साथियों, किसान आंदोलन अपने चरम पे है और कई लोग इस पे अपनी राय दे रहे हैं, कुछ सरकार के पक्ष में तो कुछ विरोध में। पर इन सबके बीच नेताओं का तो रंग ऐसे बदल रहा है कि गिरगिट भी शर्मा जाए। जो पार्टी इस किसान बिल के समर्थन में आज खड़ी थी वो अगले दिन विरोध में नजर आई, और जो आज विरोध में खड़ी थी वो अगले दिन समर्थन में नजर आई। कुछ उदाहरण देता हूँ। एनडीए की साथी दल शिरोमणि अकाली दल से मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने वाली हरसिमरत कौर इस पूरे बिल बनने की प्रक्रिया में सरकार के साथ खड़ी थी। बिल पास होने से पहले होने वाली मीटिंग में भी वो थी, पर उन्होंने इसका कोई विरोध नहीं किया, और बाद में उनके द्वारा कितना जोरदार विरोध किया गया आप सभी को पता है। शिवसेना लोकसभा में इस बिल के पक्ष में वोट डाल रही थी, पर राज्यसभा में इस बिल के पक्ष में नहीं रही। शरद पवार की एनसीपी लोकसभा में इस बिल का विरोध किया, पर राज्यसभा में विरोध नहीं किया। बिहार में राजद तो चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहा है कि इस बिल के माध्यम से सरकार एपीएमसी खत्म करके अंबानी अडानी को फ़ायदा पहुंचाना चाहती है, जबकि बिहार में 2006 में ही एपीएमसी को समाप्त किया जा चुका है और वहां सब कुछ ठीक ठाक भी चल रहा है। कांग्रेस इस एक्ट की जिन प्रावधानों का विरोध कर रही है, मज़ेदार बात यह है कि कांग्रेस की ही विलासराव देशमुख सरकार इन्हीं प्रावधानों को महाराष्ट्र में लेकर आई थी, और तब कांग्रेस इन प्रावधानों का तारीफ किए नहीं थकती थी। मतलब सब गोलमाल, समझ में ही नहीं आया कि कौन कब इस बिल के पक्ष में रहा और कब विरोध में। खैर, हमें इन सब बातों में न पड़ते हुए ये समझना है कि इस बिल को पास कराकर एक्ट बनाने की जो प्रक्रिया अपनाई गई, क्या वो असंवैधानिक थी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इसे यह कहते हुए ही चैलेंज किया गया है कि इसकी पास होने की प्रक्रिया असंवैधानिक थी। साथियों, यदि आप राजनीति में हैं या राजनीति के विद्यार्थी हैं तो आपको ये जरूर जानना चाहिए कि किसी बिल के पास होने की प्रक्रिया को कब असंवैधानिक करार दिया जाता है, और आखिर उस दिन राज्यसभा में ऐसा क्या हुआ था कि विपक्ष इसे असंवैधानिक करार दे रहा है। तो आपके लिए हमारे संविधान से जुड़ी कई दिलचस्प और रोचक जानकारियां इस वीडियो में लेकर आया हूं, तो अंत तक बने रहें मेरे साथ, ताकि आप कानून की संवैधानिकता और सुप्रीम कोर्ट का रुख इस मसले पर क्या हो सकता है इसको बेहतर तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो नए दर्शक हमारे चैनल पर आए हैं उनसे गुजारिश है कि आप सब्सक्राइब का बटन दबा के हमारे परिवार का हिस्सा बन जाएं। तो आइए शुरू करते हैं। किसी कानून को सिर्फ दो ही आधार पर असंवैधानिक करार दिया जा सकता है। पहला, तथ्यों के आधार पर, अर्थात उस बिल में जो तथ्य लिखे गए थे वो संविधान सम्मत नहीं थे। यहाँ कुछ लोगों का मानना है कि कृषि पर कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास होता है, तो यदि केंद्र कृषि पे कानून ला रहा है तो अपने आप में ही इनवैलिड हो जाएगा। और दूसरा, प्रक्रिया के आधार पर, विपक्ष इसी मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने इस बिल को पारित कराने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई वो संविधान सम्मत नहीं थी, और इसी मुद्दे को लेके विपक्ष सुप्रीम कोर्ट भी गया है। तो आइए एक एक करके समझते हैं दोनों पहलुओं को। पहला है तथ्यों के आधार पर। तथ्यों के आधार पर कोई भी कानून संवैधानिक है या नहीं, ये हमें भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची बताती है। 7वीं अनुसूची में ये साफ साफ लिखा है कि कौन किस विषय पे कानून बना सकता है। इसमें 3 सूची दी गई है। पहला है राज्य सूची। राज्य सूची में वो विषय आते हैं जिस पर कानून सिर्फ राज्य बना सकता है। दूसरा है केंद्र सूची। इसमें वो विषय आते हैं जिस पे कानून बनाने का हक सिर्फ केंद्र सरकार के पास होता है। और तीसरा है समवर्ती सूची। इसमें वो विषय आते हैं जिसमें कानून बनाने का हक केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास होता है। जो पहली सूची राज्य सूची की है, इसी में कृषि भी आता है, अर्थात कृषि पे कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब कृषि पे कानून बनाने का हक राज्य सरकार के पास है तो आखिर केंद्र सरकार ने इस पर कानून कैसे बना दिया। दरअसल हुआ ये कि साल 1954 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की समझ में आ गया था कि अगर कृषि से जुड़े विषय पे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार के पास रहेगा तो लैंड रिफॉर्म्स नहीं हो पाएगा। इसीलिए उन्होंने संविधान में संशोधन करते हुए कृषि उत्पादन एवं व्यापार को समवर्ती सूची में डाल दिया।
साथ ही साथ वहाँ ये भी लिख दिया गया कि राज्य कृषि पर कानून तो बना सकता है, पर समवर्ती सूची के प्रावधानों को मानते हुए। मतलब क्या हुआ, कृषि से जुड़े विषयों पे कानून बनाने की सुप्रीम शक्ति केंद्र सरकार के पास आ गई और उसने इसी शक्ति का तो अभी उपयोग किया है। फिर आप इसे असंवैधानिक कैसे कह सकते हैं? तो कंक्लूजन क्या हुआ, यदि तथ्यों के आधार पर कोई भी इस कानून की संवैधानिकता को चैलेंज करेगा तो सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार तक नहीं करेगा। अब अगला बिंदु, प्रक्रिया के आधार पर विपक्ष का कहना है कि 20 सितंबर को राज्यसभा में जो बिल पास हुआ उसकी प्रक्रिया असंवैधानिक थी। क्यों ऐसा कह रहा है विपक्ष? काफ़ी दिलचस्प घटना है और यदि आप राजनीति में हैं तो आपको जानना चाहिए कि इसे आखिर विपक्ष असंवैधानिक क्यों कह रहा है और हमारा संविधान इस पर क्या कहता है। 20 सितंबर को जब ये बिल राज्यसभा पहुंचा तो उस वक्त राज्यसभा के सांसदों की कुल संख्या 242 थी और एनडीए के पास 112 सांसद थे, जबकि बिल पास करने के लिए जो समर्थन की ज़रूरत थी वो थी 122 सांसदों की। लेकिन उस वक्त कोरोना संकट के कारण कुछ दूसरी स्थिति राज्यसभा में थी। उस दिन 20 सितंबर को सिर्फ 200 सांसद ही राज्यसभा पहुंच पाए और फिर राज्यसभा में वोटिंग कराई गई जिसमें एनडीए के समर्थन में ज़्यादा वोट पाया गया। पर विवाद यहीं पे है। और विवाद क्या है? राज्यसभा में सिर्फ 2 तरीके से बिल पास किए जाते हैं, एक वोटिंग के आधार पर और दूसरा ध्वनि मत के आधार पर, जिसके कारण उस दिन वोटिंग के लिए राज्यसभा में ध्वनि मत का प्रयोग किया गया। और ये ध्वनि मत क्या है? सभापति सांसदों से पूछते हैं कि कौन कौन व्यक्ति समर्थन में है या कौन कौन व्यक्ति इसके विरोध में है और सांसद हाथ खड़े करके अपना समर्थन या विरोध ध्वनि के साथ बताते हैं। विपक्ष का कहना है कि जितने एनडीए के पास सांसद थे उससे ज़्यादा सांसद उस दिन हमारे पास थे। अब एक राजनीतिक विद्यार्थी के तौर पर हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि विपक्ष का कहना सही है और विपक्ष के पास उस दिन सांसद ज़्यादा थे। अगर ये स्थिति होती तो फिर क्या होता? राज्यसभा में बिल पारित नहीं होता। पर इसका मतलब ये नहीं था कि राज्यसभा में बिल पारित नहीं होता उस दिन, तो ये बिल पारित ही नहीं होता, क्योंकि हमारे संविधान में एक प्रावधान है ज्वाइंट सिटिंग का और इस प्रावधान के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर एक साथ बैठकर वोटिंग करते हैं और इस स्थिति में लोकसभा में 543 सीट, राज्यसभा में 242 सीट, कुल कितने हुए? 785 सीट। और बिल पास कराने के लिए एनडीए को कितना चाहिए था? 393। अभी भी एनडीए के पास 353 सांसद हैं। और अगर कुछ देर के लिए हम शिरोमणि अकाली दल और शिवसेना की नाराजगी को मानते हुए उनको छोड़ भी दें, तब भी उनके 20 सांसद घटाने के बाद 333 सांसद बचते हैं और राज्यसभा में एनडीए के पास 112 सांसद हैं। तो ये 400 प्लस तो किसी स्थिति में जाना था। तो यदि ज्वाइंट सिटिंग भी होता तो वहाँ भी एनडीए ही जीतती। और दूसरा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट का इस पर रुख क्या हो सकता है? तो हमारे संविधान का आर्टिकल 122 इस पर कहता है कि संसद की अंदर की कार्रवाई पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट विचार भी नहीं करेगा। अब आते हैं कंक्लूजन पे। जहां तक इस कानून के संवैधानिकता का सवाल है, यह कानून पूरी तरह से संवैधानिक है और शायद इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन करते हुए ये कह रहा है कि एक कमेटी बनाएं। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को दिया गया कमेटी बनाने का सुझाव बिल्कुल सही है। इससे सरकार और किसान ये दोनों पक्ष बैठकर आपस में बात कर पाएंगे और सरकार को भी यहाँ किसानों के कंसर्न्स को, उनकी बातों को सुनना चाहिए और उसके अनुसार किसी समाधान पे पहुंचना चाहिए। तो चलिए साथियों, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में एक नए राजनीतिक अध्याय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।